तो ब्राह्मण समाज का मोनोपोली तो है हिंदू धर्म में। SC ST OBC हिंदू में जो है वो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, लेकिन दान पेटी की चाबी नहीं है, पुजारी नहीं हो सकते हैं। होता है, पहले बुद्धमय भारत था, बाद में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व हुआ। अभी तो स्थिति है कि मंदिरों में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है। मैं तो कहूँगा कि बुद्धमय जब भारत था तो जातियाँ नहीं थी, जात पात नहीं था, भेदभाव नहीं था, तब भारत सोने की चिड़िया थी। बाद में 8वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जब यहाँ के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, बुद्धिज्म को ख़त्म किया जाने लगा, राजा कमज़ोर होने लगे। नहीं तो सम्राट अशोक का दौर था, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था। जाति जनगणना से पता चलेगा सरकार अफर्मेटिव एक्शन कैसे बनाए हैं। तो जाति जनगणना तो होगा, देर सवेर होगा, जिस तरह की बहुसंख्यक आबादी में जागरूकता आ रही है। तो परिवारवाद को जब आप खराब कहते हैं तो जातिवाद भी खराब। तो जाति के आधार पर आप देश को चलाएंगे, जाति के आधार पर जज बनाएंगे, जाति के आधार पर न्याय देंगे। हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा आता है, SC ST OBC के लोग वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उस पूरे माल को आगे अकेले निगल जाते हैं मनवादी ब्राह्मणवादी। ब्राह्मण लोग जनरली मंदिर के पुजारी होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। हिंदू धर्म के इतर भी जो धर्म है, बौद्ध धर्म, बड़ा धर्म, मैसी धर्म, जिसने ज्ञान विज्ञान की बात की, दुनिया को नया रास्ता दिखाया, उसका जो मंदिर है महाबोधि मंदिर गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ था, उस पर भी ब्राह्मणवादियों का, ब्राह्मणों का कब्जा है। कैसे कब्जा है, क्या टेक्निकल है, क्या टेक्निकल बातें हैं, तमाम बातों पे जानकारी लेंगे। शंभू सर है, नेशनल दस्तक के संपादक, बड़े पत्रकार हैं सर। बिहार में आप आए हैं और जो एक तो हिंदू मंदिर पे ब्राह्मणों का कब्जा है, बौद्धिस्टों पर भी ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये तो है कि जो इतने हिंदू मंदिर हैं बड़े बड़े, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग ही पुजारी हैं। और वो दरअसल जब इस देश में वो पहले अपने आप को आर्य कहते थे, फिर जब मुगल आए तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू किया। जब संविधान लागू होने लगा तो उन्होंने अपने आप को हिंदू कहना शुरू किया, अब वो सनातनी कहते हैं। तो ब्राह्मण समाज का मोनोपोली तो है हिंदू धर्म में। SC ST OBC हिंदू में जो है वो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, लेकिन दान पेटी की चाबी नहीं है, पुजारी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बुद्ध विहार हैं उसमें तो कम से कम बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। कई जगह जो मंदिर हैं, हिंदू मंदिर ही मैं कहता हूँ, हिंदू मंदिरों में ये कानून है कि अगर वहाँ का DM मुसलमान हो जाए, DM हर जिले में जो मंदिर होता है उसका उसमें वो मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम DM आ जाए तो फिर वो प्रावधान हट जाता है। तो बोध गया तो भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, तो इस हिसाब से वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कानून भी 1949 का है। 1950 में संविधान लागू हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में ये सब हुआ। पता नहीं उस समय कैसे सोच रहे थे लोग, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धिज्म जो है वो भारत की पहचान है और पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैल रहा है। बुद्धिज्म क्या है? जो भारत का संविधान है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, सब में एक मानव एक समान, जो गुरु घासीदास महाराज कहते थे, गुरु नानक साहब कहते थे, कबीर कहते थे, रविदास कहते थे, तो तमाम संत गाडगे कहते थे, संत तुकाराम कहते थे। तो तमाम आप महापुरुषों को देखेंगे, प्रसन्ना कहते थे, बसवन्ना कहते थे। तो तमाम जो धर्मावलंबियों को आप देखेंगे, गुरु नानक हो, तमाम तो इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। मैं तो कहूँगा कि बुद्धमय जब भारत था तो जातियाँ नहीं थी, जात पात नहीं था, भेदभाव नहीं था, तब भारत सोने की चिड़िया थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। 8वीं शताब्दी तक आप देखेंगे, जब तक बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है, मुगल नहीं आए, अंग्रेज नहीं आए, तब तक भारत सोने की चिड़िया थी। बाद में 8वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जब यहाँ के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, बुद्धिज्म को ख़त्म किया जाने लगा, राजा कमज़ोर होने लगे। नहीं तो सम्राट अशोक का दौर था, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था, पाल वंश, नाग वंश को देखिए, पूरा भारत जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। तो धम्म दरअसल विज्ञान है, मानवता है, प्रकृति को बचाने का काम है। तो इसका इसीलिए दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया आप देखेंगे, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, जापान, ये सब बुद्ध को मानते हैं। और बुद्ध एक हमारे आपके जैसे मानव थे, जिन्होंने अपने कामों से, अपने सद्विचार से अपने आप को महामानव में तब्दील किया। हिंदुओं का क्लेम है कि 10वीं अवतार है विष्णु के ये, और इस वजह से वो बौद्ध अलग नहीं है, हिंदू ही है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो बौद्ध अगर हिंदू ही हैं तो फिर सारे टेम्पल्स में जो है वहाँ बुद्धिस्टों को एंट्री दीजिए, उनको सेक्रेटरी बनाइए, दान पेटी की चाबी दीजिए।
सारे बौद्धों में टेम्पलों में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी, बताइए लोगों को। वहाँ तो मूर्ति चुराने की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है। एक सर आंकड़ा है कि 4 मंदिर जो हिंदुओं के बड़े मंदिर है उसमें इतना पैसा जमा है कि 1000 यूनिवर्सिटी खुल सकती है। ये मेरी जानकारी में नहीं। उस पे ब्राह्मणों का कब्जा है, बड़ी चंदा तो आते हैं सर वहाँ पे। ये मेरी जानकारी में नहीं है। क्या लगता है कि सिर्फ चंदे के लोभ में ब्राह्मणों ने बौद्धिस्ट मंदिरों पे कब्जा कर रखा है? नहीं, देखिए कल्चरल हेजमनी होता है। पहले बुद्धमय भारत था, बाद में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व हुआ। अभी तो स्थिति है कि मंदिरों में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है, लेकिन तमिलनाडु में सभी समाज के लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। लोग तमाम हिंदू जो SC ST OBC हिंदू हैं वो मंदिरों में भी पुजारी बन रहे हैं। तमिलनाडु सरकार बना रहा है। अभी अयोध्या में एक SC समाज के लोगों को ट्रस्ट में डाला गया है, लेकिन की पोजीशन पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये तो है। एक सर जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कह लीजिए या फिर हिडन एजेंडा है बीजेपी का या PM मोदी साहब का, योगी साहब का, कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को, इस पे आप क्या मत रखते हैं? नहीं, ये सब भारत में बहुत सारे, भारत में तो भगवान महावीर भी हुए, गुरु नानक भी हुए, गुरु गोविंद सिंह भी हुए, बुद्ध भी हुए, कबीर भी हुए, रैदास भी हुए, चारवाक भी हुए। पूरी परंपरा में यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। बसवन्ना भी हुए, तमाम। आप यहाँ तो हर किलोमीटर पर पानी वानी दोनों बदलता है। अभी बीजेपी के लोग अरुणाचल गए हैं, नागालैंड गए हैं, उनको वहाँ विरोध झेलना पड़ रहा है। तो भारत तो एक डाइवर्स देश है। यहाँ तो सभी धर्मों का, सभी विचारों का, सभी तरह के लोगों का मतलब सम्मान है और बहुत डाइवर्स देश है। तो सबको, भारत का संविधान सबको कहता है कि आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, जिस भी विचार को मानते हैं, आप मान सकते हैं, बशर्ते कि वो संवैधानिक दायरे में आप रहें। 2 बड़ा मसला, एक जातीय जनगणना और आरक्षण का बिहार में दायरा भी बढ़ा। उसको लेके जो जातीय जनगणना है, इसको लेके योगी जी कहते हैं कि ये बांटने की राजनीति है, बटेंगे तो कटेंगे। और एक मुहिम भी चल रहा है पूरे देश में, 10 करोड़ बौद्धिस्ट बनाए जाएंगे, उसकी रथ यात्रा की भी तैयारी हो रही है। क्या ये हिंदुओं को उनके हिसाब से तोड़ने की साजिश है? नहीं, देखिए, एक तो पॉलिटिकल सवाल है, एक सोशल से कल्चरल सवाल है। देखिए, कोई भी किसी धर्म का अनुयायी हो सकता है, हमको जहाँ जाना है जा सकते हैं। जाति जनगणना तो एक मुद्दा है। जनगणना तो पूरी दुनिया में होता है। जनगणना इसलिए करवाया जाता है कि जैसे आपके घर में आप 4 भाई हैं, तो आपके पिताजी को पता होगा कि किसको पढ़ाना है, किसको खिलाड़ी बनाना है, किसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो जाति जनगणना जब तक नहीं होता है तब तक तो बहुत मुश्किल है। जाति जनगणना से पता चलेगा सरकार अफर्मेटिव एक्शन कैसे बनाएगी। खासकर OBC की गिनती से सरकारें कतरा रही, लेकिन अभी तो रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, वो जाति जनगणना चाहते हैं। तो जाति जनगणना तो होगा, देर सवेर होगा, जिस तरह की बहुसंख्यक आबादी में जागरूकता आ रही है। एक आरोप लगता है कि आप 90% शोषितों की यदि आप बात करते हैं तो लोग उसे जातिवाद कह देते हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये जातिवाद नहीं। बड़ा आरोप आप पे भी लगता है, एक्टिविस्ट वेद हो। कौन आरोप लगाता है? जो मनवादी हैं या जो मेन स्ट्रीम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सबको मैं मनुवादी नहीं कहता हूँ। मनुवादी तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। मनुवाद का मतलब होता है जो छेड़ भेदभाव करे, जो गलत करे, वो मनुवादी है। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता। अगर मैं भी उस तरह की काम करूँगा, भेदभाव करूँगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तो ये मनुवाद है, जातिवाद है। जो सवर्ण समाज के लोग हमें कहते हैं तो उनको कह दीजिए जिन्होंने जाति बनाई, जो जाति में अपने आप को ऊपर समझते हैं। हम लोग जातिवाद से पीड़ित लोग हैं। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग की लड़ाई बदले की नहीं है, बदलाव की है। हम लोग की लड़ाई प्रतिकार नहीं है, परिवर्तन के लिए। हम लोग चाहते हैं इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, और संविधान सबको बराबर कहता है। तो हम लोग जो जाति के नाम पर परिवारवाद से, पहले लोग क्या है, परिवार देखता है फिर जाति देखने लगता है। तो परिवारवाद को जब आप खराब कहते हैं तो जातिवाद भी खराब है। तो जाति के आधार पर आप देश को चलाएंगे, जाति के आधार पर जज बनाएंगे, जाति के आधार पर न्याय देंगे, जाति के आधार पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला देंगे, जाति के आधार पर व्यापार में आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो उससे देश कमज़ोर होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के जो मेहनत कश लोग हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उन सबको, उनके बच्चों को कॉलेज, अस्पताल, स्कूल सब मुहैया हो, ताकि ये देश मजबूत बने। सेना में सभी वर्ग के लोग हैं, तब देश सुरक्षित है। जब पढ़ाई लिखाई
के केंद्र में इसरो, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब जगह पर जब सब लोगों को बराबर का मौका मिलेगा तो ये देश और मजबूत होगा। एक सवाल है सर, आप बिहार में हैं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी हो, जगदेव बाबू और लालू यादव को लोग जातिवादी कहते तो हैं, उनको एक जाति में सिमटा दिया गया कि ये सिर्फ ये इसी को हम लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं। मान्यवर कांसी राम साहब दलित नेता, बाबा साहब दलित नेता, लालू यादव यादव के नेता या पिछड़ों के नेता, जगदेव बाबू पिछड़ों के नेता, रामविलास जी दलितों के नेता, ये उस समय जब मीडिया, टीवी, अखबार पर जिनका कब्जा है वो दरअसल जातिवाद का अभेद किला है, जातिवाद का अड्डा है टीवी, अखबार। और हमारे लोग अब धीरे धीरे उसको देखना छोड़ चुके हैं। तो वो इसलिए वो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय नेता, और SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक का नेता भ्रष्ट और जाति का नेता, तो ये परसेप्शन टूटा है और यही काम सोशल मीडिया अब कर रहा है, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। तो इस पर काम करने की जरूरत है। एक नेता घूम रहे हैं प्रशांत किशोर लगातार बिहार में, और टारगेट इस तरह से खास करके जो विपक्ष में पार्टियां हैं, जैसे तेजस्वी यादव जी को कहते हैं 9वीं फेल है, इसमें समाजवाद की परिभाषा नहीं पता है, ये बिहार में कैसे बदलाव लाएगा, बदलाव हम लाएंगे, बिहार को बहुत तेजी से विकास देंगे, कैसे देखते हैं? सबको राजनीति करने का अधिकार है, इससे कौन, बिल्कुल। और राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी उनको अपना आरोप लगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जिस समुदाय से आते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो ये तर्क कि पढ़ा लिखा होना ही होशियार होने की गारंटी, ऐसा सही नहीं है। कामराज जैसे नेता हुए हैं, कबीर साहब और रविदास महाराज का जो आंखों देखी है, जो उनका जीवन का अनुभव है। लोहे का काम करने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है, लकड़ी का काम करने वाला, लेकिन वो हुनरमंद है। तो सवाल पढ़ा लिखा हो तो और अच्छा है, लेकिन सवाल है कि कौन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, कभी उस पर भी वो बात करे। तो प्रशांत किशोर जी से सोशल जस्टिस पर, आरक्षण पर, डाइवर्सिटी पर पूछा जाना चाहिए, जो लोग उनका इंटरव्यू करते हैं। रही बात जिन नेताओं पर वो अटैक कर रहे हैं, वो नेता उनको जवाब देंगे, उसमें हम लोग क्या कहें। राजनीति करने का सबको ये संविधान अधिकार देता है। क्या कोई हिडन एजेंडा है, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से बिहार में पिछड़े समाज का राज रहा है, उससे पहले लगातार ब्राह्मण ही बना। देखिए 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। इस देश में 90% जिनको वोट, जो वोटर हैं, उनमें जब एकजुटता होगी और देश के मजबूती के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए, तो उन्हीं समाज के लोग आगे आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि वोट से जिनका, मान्यवर साहब ने कहा है कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM, तो कहने से कुछ नहीं होगा। जागरूकता आ रही है, लोग अपने वोट की अहमियत समझ रहे हैं, और डेमोक्रेसी में जिसका वोट होगा वो सत्ता चलाएगा। बस इतना जरूर कहूँगा कि जनता को देखना चाहिए कौन लोग स्कूल, अस्पताल, रोजगार के लिए देश चला रहे हैं, और कौन लोग धार्मिक उन्माद और जातिवाद के लिए देश चला रहे हैं। एक आखिरी सर सवाल लेंगे, बिहार हो, UP हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो हिंदी पट्टी राज्य हैं, वहाँ पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। दिल्ली में आप रहते हैं, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, गरीब बच्चे भी पढ़ लिख के कम्पीट कर पाते हैं, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी महत्वता बढ़ गई है। प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, तमाम जगहों पे इंग्लिश की अनिवार्यता देखी जाती है। लेकिन इसी बिहार में हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है, CBSE में इंग्लिश मीडियम होती है। क्या इस पर काम करने की जरूरत है, सरकारी स्कूल को अब इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए जी, बाइलिंगुअल इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी, रोजी रोटी का भी लैंग्वेज है, हिंदी भी। भाषा कोई खराब अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। चलिए शंभू सर थे, हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।